गुड, बैठिए। ये बताइए, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग कई टॉपिक पढ़े हैं और उसमें जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बाद आप पढ़े होंगे मोशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोलर कनेक्शन। और इसी के साथ लास्ट में, या जैसे अगर कहा जाए कि कल हम लोग स्टडी कर रहे थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये भी आप पढ़े हैं। अब इसमें इसी के आगे का एक टॉपिक है जिसको आप कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसमें यहाँ पहुँचने के पहले अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ जो मेन फोकस हम लोग कर रहे हैं या जिस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का नाम क्या है? अर्थ। और ये जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी की गतियों में मोशन ऑफ अर्थ, तो देयर आर 2 मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ के कितने मोशन हैं? 2, एक्सियल मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। एक्सियल और ऑर्बिटल, तो एक एक्सिस पर है और दूसरा ऑर्बिट। इन्हीं दोनों मोशन की वजह से आप कहेंगे कि जहाँ एक्सियल मोशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहा है, वहीं ऑर्बिटल मोशन की वजह से सीजन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एक्सिस है, एक्सिस में अर्थ को मोशन करने में कितना समय लग रहा है? नियर अबाउट 24 आवर्स। और इसी 24 आवर्स को आप कहते हैं कि 1 डे। आप क्या कहते हैं? 1 डे। और 1 डे जैसे ही आप बोलते हैं इस वेरी गुड, इसमें क्या शामिल है? डे एंड नाइट। तो यहाँ इस बात को बहुत ध्यान से जानते रहिए, डे एंड नाइट। और डे एंड नाइट, तो जियोग्राफी में जो डे है, डे मीन्स एक ही समय में अर्थ पर सनलाइट जिस पार्ट पर पड़ता है उसी को आप क्या कहेंगे? डे। और सेम टाइम जिस पार्ट पर नहीं पड़ता है उसे आप नाइट कहेंगे। तो अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया ढंग से ऐसे ही चाहिए भी। और यदि इसी ढंग से आप पढ़ते रहे, कंसंट्रेट हो, कैसे ही हम आपको बताते हैं कि हमेशा से आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं और ऐसे ही आप पढ़िए तो एनडीए बहुत दूर का मामला नहीं रहेगा। अब जिसमें कि आप दूसरा वर्ड बोलते हैं कि ऑर्बिटल मोशन, इस ऑर्बिट में या ऑर्बिटल मोशन की वजह से किसका निर्माण हो रहा है? सीजन चेंज या सीजन फॉर्मेशन। इसका मतलब अर्थ अगर इसमें मोशन न करे तो यहाँ पर कौन सी घटना नहीं होगी? सीजन चेंज, सीजन फॉर्मेशन नहीं होगा। या जहाँ पर कहा जाए इमेजिनरी रूप से रुकेगी, तो जहाँ जो सीजन है वही सीजन बरकरार रहेगा थ्रू आउट ईयर। तो फिर ईयर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई नो मोशन नो ईयर। अगर ऑर्बिट में मोशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये मोशन की तो वजह से आप कहते हैं 1 ईयर में करता है, तो जहाँ पर जो मौसम होगा, जो सीजन चल रहा होगा, वह चलता रहेगा। इसी के साथ अब यहाँ पर एक टॉपिक, जैसे कि अभी हम लोगों को नया टॉपिक देखना है, और इसमें आप एक प्रयास ये करिए कि जैसे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, पहले तो आप देख लीजिए, फिर इसको आप बहुत ध्यान से इसे आपको बनाना पड़ेगा। इसमें जो मेन टॉपिक है जिसको आप कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और अगर एनडीए की बात किया जाए तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था और इसके भी पिछले एग्जाम अर्थात लास्ट 2 एग्जाम में एक प्रश्न आए हैं। फिलहाल आता तो है ही,
तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारे ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में सबसे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पर जो इंटरनल मीन्स इनर पार्ट में, या जैसे अगर इसको आप कहें सपोज दैट दिस इज ग्लोब या दिस इज व्हाट इज ग्लोब, मैप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, इसको आप ग्लोब कहते हैं। इसमें इस सरफेस से इंटरनल भाग में स्ट्रक्चर कैसा है, इसी स्ट्रक्चर की आपको स्टडी करना है। तो आप यहीं सरफेस पे बैठे बैठे इमेजिन करिए, तो क्या आज तक इस सेंटर वाले पार्ट में कोई जा सका होगा? संभव ही नहीं है। तो अगर इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट इमेजिंग, आप केवल इमेजिन कर रहे हैं। और अगर आप इमेजिन करेंगे तो इमेजिन ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो भी आप नॉलेज पाएंगे तो उसका तो एक कोई ना कोई ग्राउंड होगा ही। ऐसा तो है नहीं कोई ऐसे ही आप बोल देंगे बगैर किसी इमेजिनेशन के। तो यहाँ पर पहले तो एक लाइनें जानिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी आप किसके द्वारा करते हैं? IUGG। तो IUGG मीन्स इंटरनेशनल, इसको आप लोग भी मेंटेन करते रहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, या IUGG मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इट वाज एस्टेब्लिश्ड, या इट वाज, जैसे अगर आप कहेंगे इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? ब्रुसेल्स में की गई। कहाँ पर? अभी ब्रुसेल्स आप देखे होंगे, हाल ही में चर्चा में भी आया, यूक्रेन के युद्ध के दौरान बेल्जियम का नाम सुने होंगे आप लोग, यूरोपियन कंट्री। लेकिन यहाँ पर इसी के द्वारा आप स्टडी करते हैं। ये जो IUGG है, इसी के आधार पर, इसी के स्टडी के मुताबिक आप क्रस्ट, मेंटल और कोर कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 3 पार्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दूसरा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखिए कि ये जो आप इमेजिन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इमेजिन। ये जो इमेजिन आप कर रहे हैं, इस इमेजिन करने का कोई न कोई ग्राउंड होगा। तो यहाँ अर्थ के अंदर और अर्थ पर 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक को आप कहते हैं अर्थक्वेक, एक को आप क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, और दूसरा है वॉल्केनो। दूसरा कौन सा है? वॉल्केनो। ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, इस दोनों के आधार पर आप इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं। अब जैसे ये जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में आप कहते हैं कि सिस्मिक वेव रिलीज होती है, सिस्मिक वेव, और इसी सिस्मिक वेव में आप कहते हैं 3 वेव्स रिलीज होती है, P वेव्स, S वेव्स और L वेव, PS, L। तो यहाँ पर जो P वेव्स है, P वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स, और प्राइमरी वेव्स इट पासेस इन ऑल मीडियम, ये तीनों माध्यमों में चलती है। अब यहाँ पर जनरली मीडियम कितने? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट। तो अब आप ये बताएं, अगर ये जो P वेव्स है या तीनों मीडियम में चलती है, तो अर्थ सरफेस पर यहाँ आप रह रहे हैं, और यहाँ रहने पर आप जनरली 3 आइटम देख रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड या गैसियस स्टेट। तो बताइए, जहाँ हम नहीं हैं वहाँ पर भी आप क्या इमेजिन करेंगे कि यही 3 ही स्टेट होंगे। अर्थ के अंदर लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या गैसियस स्टेट हो सकता है।
या आप कहेंगे तीनों कुछ कुछ मात्रम हो सकते हैं। तो यहाँ अगर अर्थक्वेक की बात किया जाए तो अर्थक्वेक में पी वेव्स या तीनों माध्यमों में इट पासेस इन ऑल मीडियम, और जब ये ऑल मीडियम में पास हो रही है, ये बताइए इसका मतलब कोर तक चाहे जो स्ट्रक्चर होगा कोर तक, तो ये कोर से तो होते हुए आएगी। कहाँ से होते हुए आएगी? कोर से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिक्विड में न चलता हो, ऐसा नहीं है कि सॉलिड में न चलता हो, या ऐसा नहीं गैसियस स्टेट मिल जाए तो न चले। इसका मतलब इट पासेस इन ऑल मीडियम। तो यहाँ जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं तो दिस इज द स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक आर पी वेव्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या इट इज अ बेस्ट मीडियम। एक ऐसा मीडियम है बेस्ट मीडियम। कौन सा पास होता है? तो है, उसमें ऐसा नहीं कि कैसे। अभी हम अगर आपसे कहें लिक्विड में कैसे होगा, तो इसका तो कोई मामला तो है नहीं। पास होता है, दिस इज आवर थियरी। ये वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई क्या है? थियरी। भाई वही अगर हम कहें कि लिक्विड फॉर्म में कैसे चलेगा, है कि नहीं, तो ये क्या होती है? ये तीनों माध्यमों में प्रवाहित होती है। दिस नॉलेज गिवन बाई जियोग्राफर्स और साइंटिस्ट्स, तो ये तो आपको मानना ही होगा। दूसरा, अगर कहा जाए इसके कितने मेथड है टू नो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, तो इसके कितने मीडियम हुआ करते हैं? दो। और इन दो में बेस्ट मीडियम कौन है? अर्थक्वेक है। और वोल्केनो, व्हाई नॉट वोल्केनो? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे वोल्केनो क्यों नहीं? क्योंकि अभी तो जब हम अंदर जाएंगे, जब हम लोग इंटरनल पार्ट का डायग्राम ड्रा करेंगे, तब यहाँ आपको पता चलेगा कि जो वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनिक इरप्शन की जो घटना है, ये जनरली 30 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर से ये घटना घटित होती है। तो अब अगर अर्थ का रेडियस, या जैसे अर्थ के इंटरनल पार्ट की अगर आप डेप्थ देखेंगे तो कितना है? 6371 किलोमीटर। अगर 6371 किलोमीटर तक इसका डेप्थ है, इसका रेडियस है, तो अब आप ये देखें, आप केवल 700 किलोमीटर 30 से 7 में ये घटना घटित हो रही है। तो इसका मतलब ये इंटरनल पार्ट के बारे में क्या कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं? कभी नहीं। अगर आप लगाएंगे तो निसंदेह क्या होगा? वो गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर अब आप आइए, सबसे पहले देखें कि जैसे मान लीजिए यही रहा आपका अर्थ, ये क्या रहा? अर्थ, और इसे आप कितने भागों में बांट रहे हैं? 3। एक ये रहा है आपका सेंटर, एक कौन सा पार्ट है? क्रस्ट, या कौन सा भाग? हाँ, गुड, मेंटल, एंड दिस इज कोर। कोर है। तो ये ताई अगर यहाँ सेंटर से सरफेस पे जाए तो इसको आप क्या बोलेंगे? रेडियस, यही तो आप बोलेंगे। अब यहाँ पर जैसे इस ढंग से कम समझ में आ रहा होगा, इसी के एक पार्ट को अगर हम लोग ड्रा करें, या जैसे अब आप देखिए, अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है? सेंटर पर। तो इसी एक पार्ट का डायग्राम अभी हम लोग ड्रा कर लेंगे। और जब यहाँ पर आप जो सरफेस से जब इंटरनल पार्ट में आप जाते हैं, कहाँ पर? इंटरनल पार्ट, तो यहाँ साइंटिस्ट या जियोग्राफर या बताते हैं कि इंटरनल पार्ट में जाने पर प्रेशर इंक्रीजेज। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आप जानते रहिए, वैसे भी आप तो जानकार हैं ही, फिजिक्स में भी ये तो इसका संबंध सीधे किससे है? फिजिक्स से। तो यहाँ बीनीथ अर्थ प्रेशर इंक्रीजेज। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर एकदम बहुत ध्यान से जान, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो दो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिया होगी। कितनी क्रियाएं होंगी? दो। एक आप कहेंगे प्रेशर इंक्रीजेस, देन
डेंसिटी विल बी इंक्रीजेज, यहाँ पर डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो अब अगर एक लाइन का प्रश्न यहाँ पूछा जाए, जैसे आपके यहाँ तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते ही हैं, आपको पता ही है बहुत अच्छे ढंग से। अगर कहा जाए बीनीथ अर्थ या धरती के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा, या आप यहाँ कहेंगे कोर में होगा, कहाँ पर होगा। और अगर कहा जाए लीस्ट प्रेशर कहाँ होगा, क्रस्ट या अपर पार्ट जो होगा, अपर पार्ट। दूसरा वही प्रश्न फिर अगर आपसे कहा जाए कि डेंसिटी अर्थ में मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। अब यही बात आप इसमें भी कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम अर्थ में कहाँ होगा। अब इसी को वो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इन रिटन बिलो व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। धरती के अंदर की घटनाओं में निम्न में कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स। 1 2 3 4 देकर कोड दे देगा 1 and 4 इज ओनली करेक्ट। तो अब यही कहेगा प्रेशर इंक्रीजेज बीनीथ अर्थ, टेम्परेचर डिक्रीजेज बीनीथ अर्थ, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी बीनीथ अर्थ। अब ऐसे ही भाइयों तो पेपर सेटर है, चाहे जो दे दे। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है कि आखिर ये जो थियरी, ये थियरी क्या कह रही है। तो यहाँ अब इसी पार्ट को अगर एक पार्ट हम लोग सेपरेट ड्रा करें तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये रहा है आपका, यहाँ पर एक पार्ट आप भी ड्रा कर लीजिए साथ साथ। नेक्स्ट पेज पर लेसन का नाम आप डाले होंगे, वहीं पर आप नोट कर लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में ये रहा अपर पार्ट, अपर लेयर। और यहाँ से जब आप इंटरनल भाग में जाएंगे तो सबसे ऊपरी भाग को आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किलोमीटर, जिसको आप कहेंगे 0 किलोमीटर। तो यहाँ 0 किलोमीटर से लेकर इंटरनल पार्ट में अप टू 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर से लेकर के सम सेज 100 किलोमीटर, बट मोस्ट ब्रांडेड इज 200 किलोमीटर, मोस्ट ब्रांडेड इज 200 किलोमीटर। और एक पार्ट है अप टू 700 किलोमीटर, एंड आफ्टर देन 2900 kilometer, then 5150 kilometer and 6371 किलोमीटर। ये टोटल का टोटल डेप्थ किस में है, किलोमीटर। इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, इस भाग को आप क्या कहते हैं, क्रस्ट। और 100 या 200 किलोमीटर से मैंटल, इसको आप क्या कहेंगे, मैंटल। और यहाँ से लेकर 6371 किलोमीटर तक के एरिया को कोर कहते हैं। और इस क्रस्ट को अब आप एक बार फिर 2 भागों में आप डिवाइड करते हैं। जैसे 0 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर का एरिया इज नोन एज अपर क्रस्ट। 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के एरिया को लोअर क्रस्ट, 200 टू 700 अपर मैंटल, इसको आप क्या कहेंगे, अपर मैंटल। और 700 से 29 लोअर मैंटल। इसमें कोई दिक्कत, आप भी ड्रा कर रहे होंगे, स्लो मोशन में आप ड्रा कर लीजिए। एवं यहाँ पर 2900 किलोमीटर टू 5150 अपर कोर, अपर कोर।
और 51, 52, 63, वेरी गुड। क्या कहेंगे आप? लोअर कोर। आपको लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। एक तो प्रश्न आता है, दूसरा यहाँ पर डायग्राम के मदद से आप देख रहे होंगे और समझ में आएगा। तो अब इसको आप, क्रस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, अपर एंड लोअर, मेंटल इज आल्सो इन अपर एंड लोअर, कोर इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। अब आपको क्या करना, इन सब की डेप्थ आप याद किए रहिएगा। दूसरा यहाँ पर आप देखिए इस पार्ट में, जैसे तो कोर तो है ही, दिस इज कोर, इन कोर दिस इज इनर मोस्ट पार्ट, इसमें भी ये कौन सा पार्ट है? इनर मोस्ट। 13.6 GM पर CM क्यूब। यहाँ क्या डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कोर ऑफ अर्थ या इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ का डेंसिटी कितना है? 13.6 GM पर CM क्यूब। और एक लाइन ये भी आप जानिए कि जैसे जिसको आप क्रस्ट कह रहे हैं, जिसको आप मेंटल कह रहे हैं, जिसको आप कोर कह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंटिन्यू नहीं है। ये क्या नहीं है? यहाँ से आए आप जाएंगे, ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीजेस, धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर, और ये क्या बढ़ेगा? डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर एक विद्वान है जिनको आप कहते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे कि जब सारी चीज़ें डेंसिटी, मास, टेम्परेचर ये सब बराबर नहीं है पूरे क्रस्ट में ही, तो इस बात को कौन बताया? कोनराड साहब। कौन बताए? कोनराड। और कोनराड ने ही इस बात को बताया, कोनराड। इसीलिए इसको आप कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड कोनराड। इट मीन्स crust is not continued from surface to 200 किलोमीटर। और फिर इसके बाद कहा जाता है कि क्रस्ट और मेंटल भी क्या नहीं है? एकदम कंटिन्यू, अर्थात सिमिलरिटी नहीं है, ग्रेजुअली इनमें इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी और टेम्परेचर, मास सब बढ़ रहा। तो अब यहाँ देखिए इस बात को, इसमें भी अंतर है, इसको आप कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसको आप क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। आप फिर मेंटल में भी एक कंटिन्यूड नहीं है, इसे आप रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। दिस इज नोन एज रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। अगला यहाँ पर इस भाग को, इट मीन्स यहाँ आप दोनों कह सकते हैं, मेंटल और कोर, या लोअर मेंटल एंड अपर कोर। ठीक, तो अब इसको आप कहेंगे गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग विशार्ड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, इसको आप क्या कहेंगे? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर आप कोनराड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग विशार्ड डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये किसके नाम है? साइंटिस्ट या जियोग्राफर। इन्होंने बताया यहाँ से यहाँ कंटिन्यूड नहीं है। और एक यहाँ पर लेहमैन गुटेनबर्ग विशार्ड डिसकंटिन्यूटी, और ये है आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी।
दूसरा यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, इसका यहाँ से लेकर इसमें ये किस बेसिस पर है। सबसे पहले आप देखें, जैसे इसका यहाँ पर ये रहा वॉल्यूम, इसके बाद डेंसिटी, ये बेस है, और इसके बाद मास। इन तीनों को हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे? वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास। अब यहाँ पर देखिए, जैसे वॉल्यूम, इसकी भी डेंसिटी, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और मास कोर का अगर आप डेंसिटी, यहाँ पर वॉल्यूम, डेंसिटी एवं मास, इसका जो वॉल्यूम है 0.5% ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ क्रस्ट इज 0.5% ऑफ अर्थ। इसकी डेंसिटी कितनी है? 2.7 to 2.9 GM पर CM क्यूब। इसका जैसे ये अर्थ का कहा जाता है, इसका जो मास है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? नियर अबाउट नथिंग। नियर अबाउट नथिंग, इतना कम है कि ना के बराबर। अगला यह है 83%, इसकी डेंसिटी 4.6 to 4.7 GM पर CM क्यूब। नेक्स्ट मास में 68% ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वॉल्यूम। अब अगर आप चाहें तो इसको और इसको ऐड करके भी आप निकाल सकते हैं। इट मीन्स थर्ड वाले में याद करने की ज़रूरत कम से कम वॉल्यूम को नहीं पड़ेगी। 16.5%। यहाँ पर डेंसिटी 10 to 12 GM पर CM क्यूब। नेक्स्ट मास इसका 32%। इसका मास कितना है? 32% है। तो ये आप याद किए रहिए। इस सबसे ज़्यादा आपको कहाँ फ़ायदा देगा? जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट। अब भाई अगर ये आपको नहीं याद रहेगा तो क्या इसके बारे में आप कह पाएंगे कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स? नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप याद करिएगा, और फिर इसके बाद ये समझिए कि इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। दूसरा एक बात यहाँ पर ये भी आप देखें, ये तो क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जनरल वे में अगर देखा जाए, एक जियोग्राफर है जिनको आप कहते हैं स्वेस। क्या कहते हैं? स्वेस। और इस स्वेस ने अकॉर्डिंग टू स्वेस क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जब इंटरनल स्ट्रक्चर की इन्होंने स्टडी किया तो ये वॉल्केनो को बेस बनाकर किया। ही स्टडीड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्केनो, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स अवेलेबिलिटी। जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, इन्हीं मिनरल्स के अवेलेबिलिटी के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया है। और इस क्लासिफिकेशन में ये आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। जैसे इसमें आप कहेंगे 3 भाग यहाँ भी है, एक है सियाल, सेकंड सीमा, एंड थर्ड इज निफे। कौन है? निफे। ये अगर आपसे कहा जाए सियाल, सीमा, निफे, नेम इज गिवन बाय होम? स्वेस। किसके आधार पर? स्वेस के आधार पर। ठीक। और इसमें ये सियाल क्यों कहे? तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ से यहाँ अगर हम लोग तुलना करें
कि इस क्रस्ट का कंपैरिजन इन्होंने किससे किया है, सियाल से, पहला पार्ट। तो अब यस आई डिनोट सिलिका, एल डिनोट एल्यूमिनियम। इसका मतलब जितने भी मिनरल्स हैं ऑलमोस्ट सब मिलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन उनमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी किसका है, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी या ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, इसके अधिकता के आधार पर इसका नामकरण किसके द्वारा कर दिया गया, जिसका अधिकता है, जो अधिक मात्रा में है, सिलिका और एल्यूमिनियम। और सेकंड पार्ट इन्होंने, जिसको आप आसानी समझ सकते हैं, मेंटल को इन्होंने क्या कहा, सीमा। और ये जो सीमा है, अकॉर्डिंग टू स्वेस, यस आई अगेन डिनोट सिलिका, और यहाँ पर यम में क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, अकॉर्डिंग टू स्वेस। तो अब यहाँ भी ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स पाए जाएंगे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसकी होगी, सिलिका और मैग्नीशियम। एवं कोर अर्थात तीसरा पार्ट इन्होंने क्या बोला है, निकेल। और ये जो निकेल है, निकेल में एन आई डिनोट निकेल, या फी डिनोट फेरस, या इसी को आप क्या कहेंगे, आयरन। इसको आप आयरन अर्थात इन द कोर ऑफ अर्थ के कोर में निकेल और फेरस मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जा रहा है। इट इज अवेलेबल, यही तो अनुमान है, यही तो पहली लाइन बताए होंगे, आप गए हैं, है कि नहीं। और दूसरी बात, अब ये भी अनुमान रहेगा कि ये ताइए अपर पार्ट से बुरी तरह कोर क्या है, कंप्रेस्ड है। ये क्या है, कोर इज हाईली कंप्रेस्ड बाई अपर पार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, और इसका क्या है, इसका बहुत कम है। ठीक, अगला, अब यहाँ पर एक लाइन ये भी आप जानिए कि 30 किलोमीटर यहाँ से लेकर 700 किलोमीटर के मिड में कहा जाता है कि जो मिनरल्स हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी पाई जाती है। इनकी क्या पाई जा रही है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। और मिनरल्स की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। और अब ये जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, आप ध्यान से सुने, अभी सबका जवाब मिलेगा। और अब यहाँ पर ये, इसमें आप सुने होंगे एक नाम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खासियत क्या है कि यह ड्यू टू पासेस ऑफ टाइम, एक समय अंतराल पर ऑटोमेटिकली स्प्लिट होती है, और इसके स्प्लिट होने पर यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी सडनली यहाँ पर हीट रूप में बढ़ जाती है। आप ये बताइए, यहाँ पर जो मिनरल्स पाए जा रहे थे वो कैसे पाए जा रहे थे, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर। भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन करने वाले तो पाए नहीं जा रहे थे, जो अधिक टेम्परेचर फेस कर सकता हो नीचे था। तो जब सडनली यहाँ पर टेम्परेचर या हीट बढ़ जाता है, तो ये जो मिनरल्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये किस अवस्था में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म। और इन्हीं का लिक्विड फॉर्म ऑफ दिस रॉक्स, मिनरल्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसी को आप आइस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एक आइस्थेनो, दूसरा स्फीयर। स्फीयर मीन्स वास्ट एरिया, बहुत बड़ा एरिया। आइस्थेनो मीन्स लिक्विड, आइस्थेनो मीन्स लिक्विड। तो बताइए, अगर अर्थ टोटल सॉलिड होती तो स्ट्रांग माना जाता कि कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड, तो इसका मतलब ये तो वीक माना जाएगा। तो यही कारण है कि इस आइस्थेनोस्फीयर को आप वीक जोन भी कहते हैं। तो विच जोन इज आल्सो कॉल्ड वीक जोन, आइस्थेनोस्फीयर। जो आइस्थेनोस्फीयर है, कहाँ से कहाँ, 30 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। और यही बात यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। कौन सा,
वॉल्केनो का। अब यही जो लिक्विड फॉर्म में आ गया ड्यू टू एनी कॉजेस, किसी भी कारण से जब अर्थ में शेकिंग की क्रिया होगी, केवल शेकिंग होकर आ गया तो वही क्या है, अर्थक्वेक है। और इसमें वीक सरफेस को जो क्रैक करके तोड़ करके बाहर आ गया उसे आप क्या कहेंगे, वॉल्केनो। और अब यहाँ पर यही लिक्विड फॉर्म कहाँ आ गया, सरफेस पर। और सरफेस पर जब ये आया तो एक लाइन ये जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मिनरल्स, रॉक्स है, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। इसको आप क्या कहते हैं, मैग्मा। और यही जब अर्थ सरफेस पर आ जाता है दैट इज कॉल्ड, समझिएगा, अर्थ सरफेस के अंदर है, मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही एटमॉस्फेयर या सरफेस पर आया उसी को आप क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। मोस्टली किसकी बात हो रही है, मोस्टली। और ये बताइए यहीं आकर ये रुक जाए तो भी तो आप कहेंगे मैग्मा। लेकिन मैक्सिमम जब आप स्टडी किए तो स्टडी में क्या पाया गया कि यहाँ से यहाँ के मिड में ये दे आर फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी, ये अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। और अब यहीं से आपसे पूछा जाता है, जैसे ये जो लावा है, ये बताइए जब सरफेस पर आ गया तो यहाँ पर विंड है, यहाँ पर रेनफॉल भी होगा, यहाँ पर जैसे डे नाइट भी होगा। डे को आप कहते हैं हॉट है, लेकिन नाइट क्या रहती, जनरली कोल्ड रहती। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से ये सरफेस पर आने के बाद धीरे 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 कोल्ड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो अब आप क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म ऑफ लावा, सॉलिड फॉर्म ऑफ लावा, या ह्यूज अक्यूमुलेशन ऑफ लावा इज नोन एज बेसाल्ट। लावा का ही जब बहुत ह्यूज, बहुत विशाल जमाव होता है तो उसी जमाव को आप क्या कहते हैं, बेसाल्ट। यहाँ ये जो बेसाल्ट है ये भी अभी आपके यहाँ लास्ट एग्जाम में पूछा गया, एक लाइन में पूछेगा व्हाट इज बेसाल्ट, ह्यूज अक्यूमुलेशन ऑफ लावा। अब तो इसमें हमें लग रहा है ये पूरा आप लोग बना लिए हैं, नोट कर लिए हैं, जो नहीं बनाए हैं वो लोग बना लीजिए। हाँ, तो अब जिसको कम समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो इसको आप नहीं समझ में आया होगा तो हम लास्ट क्लास में देखेंगे, ठीक।